हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेसन 1 से लेके लेसन 4 तक के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। आज की इस क्लास में लेसन नंबर 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं और इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंड ये आज की इस क्लास का चैप्टर आउटलाइन है। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आज की इस क्लासेस का हमारा मेन टॉपिक क्या है। यहाँ से आप इसको इजीली देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को, सबसे पहले दे रखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी भी लेसन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। हमारा जो लेसन है, आप हर एक लेसन में देखोगे सबसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना दिया जाता है। मतलब कि वो लेसन का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी सारे सिंपल मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। तो पहले प्रस्तावना के थ्रू इस लेसन को मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो लेसन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम ही था प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवेदन होता क्या है। वैसे तो देखो, प्रतिवेदन और रिपोर्ट दोनों का जो मतलब है लगभग सेम ही लिया जाता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहता है। तो उन्हीं डिफरेंस के बेस पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने वाले हैं। तो प्रतिवेदन मतलब कि वर्किंग तो दोनों का सेम ही रहता है। मतलब प्रतिवेदन भी सेम वही काम करता है, रिपोर्टिंग भी सेम काम करता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है ये इनका एरिया के ऊपर होता है। देखो, जो प्रतिवेदन है ये रिपोर्ट से थोड़ा सा अलग रहता है। जो रिपोर्ट होता है ये किसी घटना का, मतलब कोई जो एक सिचुएशन आ गया, कोई जो एक कंडीशन आ गया, उसका एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, मतलब कि एक नॉर्मल सा विवरण है, सामान्य विवरण है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिवेदन का, तो ये एक बिल्कुल वास्ट है, मतलब कि इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जो रिपोर्ट है वो एक छोटे से, एक सिंपल से स्टेटमेंट के ऊपर, एक सिंपल से विवरण के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें प्रतिवेदन का, तो इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़े एरिया के ऊपर जब आपको रिपोर्ट बनाना हो उसको हम बोलते हैं प्रतिवेदन। और जब हमारे पास में एक विवरण जो है वो सामान्य है, छोटा है, तो हम उसको रिपोर्ट के अंदर कवर करते हैं। तो ये एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, मतलब कि एक रिटर्न में लिखा जाता है, जिसमें किसी कार्यक्रम, मतलब किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी घटना के बारे में, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई कार्य योजना हो सकता है, मतलब कि किसी काम से रिलेटेड कोई यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है, कोई यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे बैठक हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यकलापों का अनुभव, मतलब कि इन सारे कामों का जो एक्सपीरियंस हो गया, या इन सभी से रिलेटेड जो लेखा जोखा किया जाता है, मतलब कि पूरा जो कामकाज किया जाता है, वो जो है प्रतिवेदन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। जो बिल्कुल ही प्योर हिंदी दे रखा है, मैं आपको सिंपल उसको इंग्लिश में या उसको सिंपल हिंदी में मैं आपको कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगी, जिससे आपको सारे वर्ड जो है समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हिंदी की क्लास है, मुझे पहले से ही पता है ये चीज़ कि हिंदी को आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट आपने इस क्लासेस को यहाँ पे देखा, इट मीन्स आप इसको और ज़्यादा डीपली तरीके से, मतलब वर्ड टू वर्ड सारे वर्ड्स को समझना चाहते हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो। तो आप जिस मोटिव से, जिस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे आए हो, मैं आपको वही पूरा क्लियर करके दूंगी, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। हाँ, जो बिल्कुल सिंपल ही हिंदी है वो मैं आपको सेम इसी तरीके से बताऊंगी, बट जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो मैं आपको साथ साथ चेंज करके बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रतिवेदन के बारे में। वही बात करें हम विज्ञप्ति के बारे में, तो जितने इनके द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मतलब कि जितने भी सरकारी, मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑफिस है, कोई भी जो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसे कहा जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि जिनका बिजनेस है, उनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गैर सरकारी संगठन है, मतलब कि कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कहलाएंगे गैर सरकारी संगठन। उसके बाद में राजनीतिक दल हो गया, मतलब कि पॉलिटिकल के काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप रहते हैं। इन सभी से रिलेटेड कोई भी अगर गतिविधि है, कोई भी ऐसा कामकाज है, इन सभी की योजनाओं, मतलब कि प्लानिंग, इन सभी की घोषणाओं, मतलब कि इनके द्वारा किसी भी चीज़ को बताना, मतलब कि उसको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देना, कोई भी निर्देश देना, इन सभी से रिलेटेड जो सूचनाएं होती है, जो कि व्यक्तियों या सामान्य जनता तक सहजता से समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो लास्ट लेसन में भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था।
तो इन सभी को नॉर्मल मतलब कि सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर के हेल्प से या किसी दूसरे मीडियम का यूज़ करके, तो ये पूरा हमारा होता है विज्ञप्ति। तो ये पूरा प्रस्तावना आपको समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ आपको एक बार। रिपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे पास में विवरण जो है, स्टेटमेंट जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रतिवेदन जो विवरण है अगर वो नॉर्मल है, सामान्य है, तो रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन इसका अपोजिट है। अगर हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कवर करने का चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन के अंदर भी दो तरीके से आ जाता है। एक ये आ जाता है कि अगर हमें किसी कार्यक्रम के बारे में, घटना के बारे में, इन सभी के बारे में अगर लेखा जोखा करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर विज्ञप्ति की बात करें तो ये तब यूज़ किया जाता है जब किसी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी जो पॉलिटिकल जितने भी ग्रुप हैं इन सभी के बेस पे या इन सभी के द्वारा अगर किसी भी कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रोग्राम हो गया, किसी भी तरीके से उनके द्वारा रूल रेगुलेशन हो गया, इसको सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए जो समाचार पत्रों का यूज़ किया जाता है या दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके नॉर्मल आदमी तक, मतलब कि जैसे आप हो, हम हैं, हमारे सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है विज्ञप्ति। तो ये पूरा हमारे इसके बारे में बेसिक सा डिफरेंस था। अब हम दोनों के इम्पोर्टेंस के बारे में समझने वाले हैं कि दोनों का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिवेदन का महत्व, प्रतिवेदन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से ये हेल्पफुल रहता है। तो जो प्रतिवेदन है इसको सामान्य तौर पर इंग्लिश में, मतलब कि अंग्रेजी में रिपोर्ट का रूपांतरण का मतलब है कि इसको ट्रांसफ़र करके, मतलब आप एक ही, मतलब दोनों नाम को एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हो, मतलब कि काम दोनों का सेम ही है। मतलब कि आप प्रतिवेदन के जगह पे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के जगह पे प्रतिवेदन, इस तरीके से समझ सकते हो। लेकिन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अंग्रेजी से आने के कारण ये जो पूरा विधि है इसका स्वरूप भी जो है अंग्रेजी के रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड हो चुका है। मतलब कि जिस तरीके से इसके नाम को रिपोर्ट से लिया गया है, सेम इसी तरीके से इसके वर्क को भी लिया गया है। दोनों का वर्किंग जो है बिल्कुल सेम रहता है, इस वजह से यहाँ पे दोनों को सेम समझा जाता है। लेकिन अगर अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल से सामान्य विवरण से रिलेटेड रहता है, लेकिन वही प्रतिवेदन की बात करें तो ये इसका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये एक रिटर्न विवरण रहता है, मतलब कि इसको रिटर्न में लिखा जाता है, जो कि किसी कार्यक्रम, किसी प्रोग्राम, किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन, किसी हमारे कार्य योजना से, किसी काम से रिलेटेड कोई प्लानिंग है, कोई मीटिंग है, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस या किसी मेन टॉपिक के ऊपर में जो डिस्कस किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। इससे संबंधित जो भी टॉपिक रहते हैं यहाँ पे आंकड़ों का विवरण ही नहीं दिया जाता। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आंकड़ों, मतलब जो हमारे पास में डाटा है उसको प्रेजेंट किया जाता है, बल्कि उस डाटा को किस माध्यम से विभिन्न सुझाव में, मतलब काफ़ी सारे सजेशन को लेते हुए किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ये पूरा का पूरा प्रतिवेदन के अंदर सम्मिलित, मतलब कि इंक्लूड किया जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से बताया गया है। इसके साथ में ही देखो, अगर कोई भी दुर्घटना होता है किसी भी अपराध के संबंध में, जब पुलिस मतलब जो उनका कामकाज रहता है उससे संबंधित जब उसको रिपोर्ट को तैयार करके जब उनको कोर्ट में पेश करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, तो इसी तरीके से समाचार पत्र में भी जो काम करने वाले संवाददाता होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न, मतलब काफ़ी सारे ऐसे घटना होते रहते हैं, उन सभी को पहले देखते हैं, चेक करते हैं, उससे अबाउट में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनके बेस्ड पे वो अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप देखोगे भी, अगर आप किसी एक न्यूज़ चैनल पे हो आप और किसी न्यूज़ को देख रहे हो, एक स्पेसिफिक न्यूज़ को, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कोई एक न्यूज़ काफ़ी लंबा है, तो उस पूरे लंबे टाइम में आपको जो उनका मेन पॉइंट रहेगा, जो उनका मेन टॉपिक रहेगा, वो किसी एक से ही संबंधित रहेगा, किसी एक घटना से ही संबंधित रहेगा, लेकिन
उस टाइम में वो आपको काफ़ी सारे उससे संबंधित काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे कि वो घटना किस तरीके से हुआ, कौन कौन आदमी इसमें सम्मिलित थे, कौन कौन से आदमी वहाँ पे एट ए टाइम पे प्रेजेंट थे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ वाले प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो न्यूज़ वाले मतलब जितने भी ऐसे समाचार पत्र वाले हैं, जो ये पर्सन है जिनको संवाददाता बोला जाता है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। हमें तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत ही प्रोवाइड कर दिया, बट उसके पीछे उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम देके काफ़ी सारा उन्होंने एनालाइज किया होगा, देन उसके बाद में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उन्होंने हमारे तक प्रस्तुत किया। तो इसके पीछे काफ़ी सारा कामकाज रहता है, यही पूरा जो है रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ में ही देखो, मान लो कोई भी सरकारी कार्यालय है, मतलब मान लो कि कोई गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है, कोई भी कार्यालय है जिसमें किसी प्लानिंग का स्टार्टिंग से लेके उसका पूर्व में उसके पहले मतलब कि जो योजना को प्लानिंग बोला जाता है इंग्लिश में। तो किसी भी योजना के बारे में मतलब कोई भी जो प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग को बनाने से पहले किस किस चीज़ों को ध्यान में रखा गया, कितनी मीटिंग बिठाई गई, कितने प्रोग्राम चले उसके बेस पे, तो ये सारा पूरा ध्यान में रखा जाता है। समिति की ओर से जो पूरा जो ग्रुप रहता है उसमें जितने भी अधिकारी रहते हैं, जितने भी कामकाज करने वाले पर्सन रहते हैं, ये पूरा इसके ऊपर मीटिंग बिठाते हैं, पूरा प्रतिवेदन को तैयार करते हैं, पूरा रिपोर्ट को तैयार करके, और जितने भी संबंधित मतलब कि रिलेटेड जितने भी उनके डिपार्टमेंट रहते हैं उन सभी को वहाँ पे भेज दिया जाता है। इस प्रतिवेदन से क्या होता है कि जो भी प्लानिंग बनाए गए हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे सामाजिक आंकड़ों है, मतलब कि हमारे सोशल रूप से जितने भी डाटा है, उन सभी से जितने भी हमें प्रॉफिट मिलते हैं, सिचुएशन के बारे में और ज़्यादा डीपली जानने में, या तत्कालीन बिल्कुल एट ए टाइम पे बिल्कुल तुरंत ही, या दूरगामी परिणाम का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो परिणाम जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है इन समिति के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ में देखोगे आप बैंक का, मान लो कोई भी जो मुख्यालय है, कोई भी जो उनका मेन जो पूरा जगह है वो मान लो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि दिल्ली में दे रखा है। इसके साथ में काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इनके शाखाएं रहते हैं, मतलब कि आप देखोगे एक बैंक का जो हेड ऑफिस है वो तो कहीं और पे रहता है, जो मेन मतलब किसी न किसी जगह पे रहता है, लेकिन उस नाम से कई सारे बैंक है जो कि आपको जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क चलता है पूरा इनका, जो ये मतलब टाइम टू टाइम ये जितने भी उनके शाखाएं रहते हैं, मतलब जितने भी बैंकिंग रहते हैं, इनका कौन कौन सा गतिविधि चल रहा है, किस तरीके से पूरा प्रोग्रामिंग चल रही है, कौन कौन सा काम चल रहा है, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो उनके हेड ऑफिस होते हैं वो उसके बेस पे रिपोर्ट को तैयार करते हैं और टाइम टू टाइम लोगों के बीच में उसको पब्लिश भी करते हैं। तो इस तरीके से पूरा कामकाज चलते हैं। तो आप समझ सकते हो इसके पीछे के इम्पोर्टेंस को, कि उसको बनाने में कितना हार्डवर्क लगता है, इसको लोगों के बीच में प्रेजेंट करने में कितना कुछ लगता है। तो इसके इम्पोर्टेंस को हम ईज़िली समझ सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है एक समाज को भी, एक देश को भी, मतलब कि हर एक व्यक्ति को भी इससे काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो बेनिफिट है, ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी प्रतिष्ठानों का मतलब जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान का मतलब होता है कि कोई भी एक प्लेस है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जितने भी ऐसे हमारा एक फील्ड है, एक सेक्टर है, एक पूरा ऑफिस है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो लाभ कमाना रहता है। मतलब कि रिपोर्ट को तैयार इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में हमारा जो पूरा वर्किंग है वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या फ्यूचर में किस तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से हमें यहाँ पे जो काफ़ी सारे हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। इन सभी को ज्ञात करने के लिए, इन सभी का फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए ही प्रतिवेदन को बनाया जाता है। साथ ही साथ पिछले सालों से मतलब कि जो हमारे लास्ट ईयर थे उसे कंपैरिजन करने के लिए भी इस तरीके से प्रतिवेदन को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर साथ में बताया गया कि ये जो कार्यालय होते हैं सर्वे करवा के, देखोगे आप जगह जगह सर्वे करवा के इनका जो प्रतिवेदन है मुख्य कार्यालय को भेजते हैं, जिससे क्या होता है जो बिजनेस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में उतारते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से प्रतिवेदन का इम्पोर्टेंस है हर एक सेक्टर में, चाहे आप बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो, किसी बैंकिंग का ले लो, किसी गवर्नमेंट के एजेंसी से ले लो,
किसी से भी आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, सभी का जो मेन पर्पस है आपको यही देखने को मिलेगा कि प्रतिवेदन को इसलिए बनाया जाता है ताकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके और उसके बेस्ड पे सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके एक रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाए। किसी भी कार्यालय में या किसी भी प्रतिष्ठान में जो प्रतिवेदन है, इसकी उपयोगिता इस कारण से, मतलब कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है कि वो जो कार्यालय है, वो जो ऑफिस है, वो जो प्रतिष्ठान है, इसके आधार पर अपनी योजनाओं को, मतलब कि अपनी प्लानिंग को और अपना पूरा जो क्रियान्वित है, मतलब कि पूरा जो उनका वर्किंग है, पूरा जो काम है वो किस तरीके से करेंगे, पूरा इसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो प्रतिवेदन में देखोगे आप काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनके बेस्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को, तथ्यों को कलेक्ट किया जाता है, इनका पूरा विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, पूरे विचार जो है इससे संबंधित यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं। तरह तरह की मीटिंग बैठती है, जैसे कि देखो कार्य के लिए काफ़ी सारे समिति जो है इन बैठी जाती है, मतलब काफ़ी सारे मीटिंग बिठाए जाते हैं, उसके बेस्ड पे ये निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से पूरा काम को किया जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि हाँ हमें अपने काम को किस तरीके से करना है, इसके साथ में ही काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि समाज के बीच में जाकर उनके सजेशन को, जो हमारे पास में डाटा है उसके बेस्ड पर अपना अंतिम प्रतिवेदन, जो हमारा एक फाइनल रिपोर्ट बन सके, उन सभी से हमें जो है प्रतिवेदन में हेल्प मिलता है। इस प्रारूप के पश्चात भी काफ़ी सारे ऐसे परिवर्तन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आप किस तरीके से आप किसी का भी एक वो ले सकते हो एग्जाम्पल, उसके बेस्ड पे देख सकते हो कि जो प्रतिवेदन है किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है। जो काम की जो इम्पोर्टेंस रहती है, इम्पोर्टेंस रहते हैं, देन उसके बाद में जो भी रिजल्ट मिलता है, इसको हम देखते हुए ये समझ सकते हैं कि प्रतिवेदन के लिए एक सदस्य, मतलब कोई एक मेंबर या एक से ज़्यादा मेंबर जो है इस समितियों का, मतलब जो पूरा उनका ग्रुप रहता है उसका गठन किया जाता है, मतलब उसका निर्माण किया जाता है। जैसे किसी संस्थान में राजभाषा जो है वो हिंदी के कार्यकलापों के कार्यान्वयन, मतलब कि मान लो कोई भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए काफ़ी सारे मेंबर रहते हैं जो कि एक साथ मिलकर उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरे समिति जो है इनको बना के 2 सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। मतलब कि देखो सारे जितने भी ग्रुप रहते हैं इनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, वो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपने पूरे काम को फुलफिल करते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इसी तरीके से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मतलब जो हमारा एजुकेशन का पूरा बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड जो है, उनके द्वारा नई शिक्षा नीति, जैसे कि आपने एनईपी का नाम सुना ही है और आपका पूरा सिलेबस भी एनईपी बेस्ड है, इन सभी की आवश्यकता और इसके काफ़ी सारे से सदस्य हैं जो कि मिलकर इसका निर्माण करते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पूरा एनईपी बेस्ड आपने नाम सुना है, आपको सब कुछ पता ही है। इसको बनाने से पहले देखो किस तरीके से वर्किंग किया जाता है। जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है या एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में काफ़ी सारे दूसरे मेंबर हैं जो कि इनके साथ मिल के काम करते हैं, इन सभी की मीटिंग बिठाई गई। देन उसके बाद में काफ़ी सारा उनके ऊपर डिस्कस हुआ, काफ़ी सारे मीटिंग बिठाई, और सिर्फ ये नहीं कि एक दिन में ही दिन के लास्ट में जाकर उन्होंने पूरा सेट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारा टाइम लगता है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा के देन उसके बाद में लास्ट में जाके उनका पूरा रिज़ल्ट निकलता है। उसके बाद में जब फाइनल रिज़ल्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवेदन, वहाँ पे भी एक रिपोर्ट बनाया जाता है, पूरा प्रतिवेदन बनाया जाता है, जिसको जब लास्ट में जाके बिल्कुल लगता है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तब जाके उसको सामान्य जनता के बीच में, मतलब कि आप तक, हम तक उसको पहुंचाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिश करना। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है। प्रतिवेदन में काफ़ी सारे जो पर्सन रहते हैं इनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। तो ये पूरा था हमारा प्रतिवेदन के ऊपर में। इसी के साथ में देखो जो काफ़ी सारे प्रतिष्ठान है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई भी हमारे बिजनेस हो गए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन सभी के सभी कामों के लिए, मतलब जितने भी काम किए जाते हैं इनके अंदर, सभी कामों के लिए अलग अलग प्रतिवेदन भी जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है पूरी संस्था के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, कि वो किस तरीके से किसी एक रिपोर्ट को बनाते हैं या तरह तरह के रिपोर्ट्स को, प्रतिवेदन को बनाते हैं। तो ये पूरा था हमारा प्रतिवेदन के बारे में। प्रतिवेदन के इम्पोर्टेंस को आप ईजिली समझ सकते हो अब कि
किस तरीके से पूरा इनका कामकाज किया जाता है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ईजिली डिफ़ाइन कर सकते हो। आपने अभी तक की क्लास में जितना कुछ समझा है उसके बेस्ड पे आप वो सारी लाइन भी लिख सकते हो जो कि मैंने आपको डिफ़ाइन किया। आप बुक का भी लिख सकते हो, एंड उसके साथ में ही आपको इतना समझने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप 2-4 पॉइंट मतलब अलग से पॉइंट भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। बस आपका मीनिंग सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बुक का ही करना, आप स्कूल में नहीं हो कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ लाइन लिख के आना है। बस आपको उसका मीनिंग सही होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से उसको डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पूरा था हमारा प्रतिवेदन के ऊपर में। अब हम समझेंगे विज्ञप्ति के ऊपर, एंड इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट इसका जो इम्पोर्टेंस का जो एरिया है यह हम ये कह सकते हैं, इसका जो यूजेस है वो प्रतिवेदन से थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। किसी भी सरकारी मतलब किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जितने भी कार्यालय होते हैं, किसी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सभी में जो विज्ञप्ति है इसका सबसे ज़्यादा यूजेस होता है, सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है इन सारे कार्यालय में मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट कार्यालय हैं, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी नॉन गवर्नमेंट संगठन है या कोई भी राजनीतिक दल है, अपनी गतिविधियों को, अपनी योजनाओं को, अपने रूल रेगुलेशन प्लानिंग सभी को एक साथ मान लो सामान्य जनता तक पहुंचाना है, पब्लिश करना है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, विज्ञप्ति का यूज़ करते हैं। लेसन नंबर 3 में लेसन नंबर 4 में हमने इसके इम्पोर्टेंस को भी समझा ही था, क्योंकि वो जो पूरा लेसन था इसी के ऊपर बेस्ड था। 3rd लेसन था आई थिंक, तो आपने उसमें देखा होगा, तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि विज्ञप्ति का किस तरीके से यूजेस किया जाता है। ये पूरा उसमें हमने उस लेसन में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से देखो, जब भी सामान्य जनता तक किसी भी इंफॉर्मेशन को, रूल रेगुलेशन मतलब किसी भी सरकारी या नॉन सरकारी मतलब कि नॉन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रहते हैं, जो कि सामान्य जनता तक पहुंचाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है विज्ञप्ति का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, मान लो किसी भी प्रोग्राम को जो पूरा आयोजन किया जाएगा उसको पूरा स्टार्ट मतलब कि उसको पूरा बिठाया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है किसी भी प्रोग्राम को वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो वहाँ पर उसमें आमंत्रित जितने भी विद्वान रहते हैं, मतलब कि जितने भी जो पर्सन हैं जो कि उससे रिलेटेड रहते हैं, उस काम से रिलेटेड रहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित रहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपनी सूचनाओं को विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों को प्रेषित करते हैं, मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सामान्य रूप से जितने भी समाचार पत्र मतलब जितने भी न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, इन सभी के जो संवाददाता रहते हैं सभी स्थानों पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर जगह रिपोर्टिंग की जा सके। अब मान लो कोई जो रिपोर्टर है जो कि दिल्ली में रह रहा है, बट अगर हम उनसे कहेंगे कि आप मुंबई में या मुंबई के साइड में दूसरे जो एरिया है वहाँ की रिपोर्टिंग को बिल्कुल अभी कभी रिपोर्ट करके दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम से पहुँच भी नहीं सकते और रिपोर्टिंग को कवर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो टाइमिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर किसी कार्यक्रम में समय पर न पहुँच पाने के कारण जो पूरी रिपोर्टिंग है वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उसको कवर कर लिया जाए। तो इस वजह से इस कमी को दूर करने के लिए जो विज्ञप्ति है इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी इम्पोर्टेंस देखने को कैसे मिलता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो व्यक्ति वहाँ पे कवर कर सके, बट जहाँ पे जो कंडीशन है, सिचुएशन है, जहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि मुंबई या मुंबई के साइड में कोई दूसरा भी एरिया, तो वहाँ पे अगर कोई भी जो संवाददाता है वो तो कवर कर सकते हैं, और वो कवर करके जो संवाददाता है जैसे कि जो दिल्ली में रहते हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे और वो उसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से ईजिली किया जा सकता है। विज्ञप्ति का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों मतलब कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हो आप, अगर इन सभी से संबंधित पर्सन देखें तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा किसी भी कार्यालय में मतलब उनका जो कोई भी ऑफिस हो गया, पूरा जो एजेंसी हो गया, इन सभी में या इन सभी से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी मान लो कोई भी संबंधित टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी लाइक इन्फॉर्मेशन है, तो जब सर्वसाधारण मतलब कि सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए वो भी क्या करते हैं, विज्ञप्ति का यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित है, नॉन गवर्नमेंट है,
कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म है या कोई बैंकिंग सेक्टर है, किसी भी तरीके से आप किसी का भी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल ले लो, सभी क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, पूरा विज्ञप्ति के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट इट, मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन को आप इजली तरीके से समझ सकते हो। विज्ञप्ति में क्या होता है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा जितने भी सूचनाएं को प्रोवाइड किया जाता है, इनका परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो समाचार पत्र के संवाददाता को नहीं होता है। मतलब कि आप उसके जो टॉपिक है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। एज ए रिपोर्टर यू कांट चेंज एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस तरीके से है, जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, आपको एज इट इज़ ही पब्लिश करना होता है। तो इस तरीके से कोई भी चेंजेस करने का अधिकार नहीं रहता है। अगर कोई भी चेंजेस करने का राइट्स नहीं है तो इससे क्या हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल प्योर तरीके से जो लोगों तक आपस में, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है कि समाचार पत्र को विज्ञप्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से ये एक तरीके से निर्देश दिया जाता है कि विज्ञप्ति जो है वो समाचार पत्र या पत्रिका में किस तिथि में प्रकाशित की जाएगी। साथ साथ ही डेट की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्लियरली बता दिया जाता है कि किस डेट को किस टाइम पे किस तरीके से जो मैसेज है उसको जन साधारण तक फॉरवर्ड करना है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे कि अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो है अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि उसके लिए टाइमिंग जो है बिल्कुल, डेट जो है बिल्कुल पहले से ही फिक्स रहता है। हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस डेट को मन की बात आने वाली है। ये इसके साथ ही आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि मान लो कोई एक बड़ी सी कंपनी है जो कि अपने कंपनी के अबाउट में कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं और वो पहले से ही सभी लोगों को बता देंगे कि हम इस डेट को, इस चीज़ को लोगों के बीच में पब्लिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेट, टाइमिंग सब कुछ पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है। ये पूरा ही विज्ञप्ति का पूरा सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर एक आदर्श, मतलब कि एक जो बोलते हैं कि विज्ञप्ति का सबसे बेस्ट रूप, ये आवश्यक है कि इसके लिए बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है मैसेज का जो पूरा लेंथी नहीं होना चाहिए, मैसेज जो है बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, बट शॉर्ट में होने के बावजूद भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें होनी चाहिए। उसमें हम किसी भी तरीके से लेंथी नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में ही बनाएंगे, बट सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से पूरा संक्षिप्त बनाएंगे। उनका एक उचित, बिल्कुल एक करेक्ट या सुसंगठित शीर्षक होता है, मतलब कि उनका जो टाइटल रहता है बिल्कुल क्लियरली बताया जाता है, जिससे क्या होता है कि सूचना के तथ्य का ज्ञान हो जाता है। जिससे मतलब क्या क्लैरिटी मिल जाती है कि जैसे ही आप उसके टाइटल को देखोगे आपको उसके मेन कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लग जाता है। यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइटल को देख के ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को समझ जाना। तो ये पूरा होता है एक आदर्श विज्ञप्ति का महत्व, या इसका जो पूरा करैक्टर है आप इस तरीके से समझ सकते हो। विज्ञप्ति के मूल तथ्य भी जो है संक्षेप में लिखना चाहिए, क्योंकि ये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए होता है। और अभी हमने देखा इस लाइन को कि यहाँ पर किसी भी तरीके के चेंजेस को अलाउड नहीं किया जाता है। अगर किसी चेंजेस को अलाउड नहीं किया गया है, इट मीन्स हमें उसको काफ़ी बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि वो एज इट इज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जा सके। तो इस तरीके से पूरा विज्ञप्ति का पूरा कार्य रहता है, पूरा इनका जो वर्किंग रहता है, पूरा सिस्टम इस तरीके से रहता है। इसके इम्पोर्टेंस को, इसके करैक्टर को आप आसानी से इस लेसन के थ्रू आपने समझ लिया होगा। तो आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर नहीं था, काफ़ी शॉर्ट में ही था, और इतना बड़ा इसमें मतलब कि जो देखो, एक तो ये होता है कि क्लासेस लेंथी हो जाना, एक होता है क्लासेस शॉर्ट में है। बट कुछ लेसन ऐसे होते हैं कि शॉर्ट में होने के बावजूद भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है कि उसका जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला रहता है। बट ये लेसन ऐसा नहीं था, काफ़ी सिंपल तरीके से था। दो ही मेन टॉपिक था, एक तो था प्रतिवेदन के बारे में और एक था विज्ञप्ति के बारे में। तो इस तरीके से पूरा हमारा लेसन कंप्लीट हो गया इसी के साथ में। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा लेसन, यहाँ से एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गया। तो पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। प्रतिवेदन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, विज्ञप्ति का सरकारी कार्यालयों में क्या महत्व है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
तो आई होप क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लासेस आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा किसी भी वर्ड्स को लेके, किसी भी सेंटेंस को लेके, तो आप कमेंट ज़रूर कर लेना, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी एसयूएल के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मैं वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर कर देना, मतलब इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप बस क्लासेस को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं चलेंगे, मतलब कि फालतू का मतलब कि वेस्टेज करना सही नहीं है। सो प्लीज़ बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।